नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं इंटरनेट मॉडल पेपर क्लास 10th का हिंदी सेट 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। तो यहाँ पे सबसे पहला गद्यांश है, संघर्ष का अर्थ है संकटों, बाधाओं और मुसीबतों से मुकाबला करना। मानव जीवन में संघर्ष सभी को करना पड़ता है। यह अलग बात है कि किसी को संघर्ष अधिक करना पड़ता है और किसी को कम। जो व्यक्ति संघर्ष से मुंह मोड़ता है वह कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का पर्याय है। आपकी लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में चाहे जितनी विघ्न, बाधाएं, कष्ट, दुख आए, लेकिन आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साहस के साथ टकराना ही होगा। उन पर विजय प्राप्त करनी ही होगी, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। आपका जीवन तभी तक सार्थक है जब तक आप संघर्ष करते हैं। व्यक्ति को चाहे जैसी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे, हारे नहीं इंसान। जीवन का यही संदेश है। एक कवि के शब्द में, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच ही महज संघर्ष है। संघर्ष से हटकर जीना भी कोई जीना है। इसका क्वेश्चन दिया गया है, संघर्ष का अर्थ क्या है। संघर्ष का अर्थ है जीवन में आने वाले संकटों, बाधाओं और मुसीबतों का डटकर मुकाबला करना। जो व्यक्ति संघर्ष से मुंह मोड़ता है उसका क्या होता है। जो व्यक्ति संघर्ष से मुंह मोड़ता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। सफलता का पर्याय क्या है। सफलता का पर्याय संघर्ष है। आप लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे सफल होंगे। मार्ग में आने वाले विघ्न, बाधाओं और कष्टों से साहस के साथ टकराकर और उन पर विजय प्राप्त करके ही हम लक्ष्य प्राप्ति में सफल होंगे। जीवन का संदेश क्या है। जीवन का संदेश है, हारे नहीं इंसान, अर्थात कैसी भी परिस्थितियां हो, मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए। अगला गद्यांश है, त्योहार चाहे धार्मिक दृष्टि से मनाए जाते हो, चाहे महापुरुष की याद में मनाए जाते हो, किसी ऐतिहासिक पारंपरिक घटना प्रसंग को स्मरण करने अथवा उससे प्रेरणा लेने के लिए मनाए जाते हो, चाहे फसल की कटाई एवं खलिहानों में भरने की खुशी में मनाए जाते हो, वे देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत करते हैं। ये त्यौहार जनमानस में नया उल्लास जगाते हैं। ऋतु परिवर्तन के रूप में मनाए जाने वाले त्यौहार हमें प्रकृति के निकट ले जाते हैं तथा राष्ट्रीय पर्व हमारे मन में देशभक्ति एवं त्याग बलिदान की भावना जगाते हैं। 15 अगस्त तथा 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय पर्व माने जाते हैं। देश की एकता एवं अखंडता को कौन मजबूत करते हैं। विभिन्न प्रकार के त्यौहार धार्मिक, राष्ट्रीय, ऐतिहासिक या फसलों से जुड़े देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत करते हैं। त्यौहार जनमानस में क्या जगाते हैं। त्यौहार जनमानस में नया उल्लास और उत्साह जगाते हैं। राष्ट्रीय पर्व मन में कैसी भावना को जगाते हैं। राष्ट्रीय पर्व हमारे मन में देशभक्ति एवं त्याग बलिदान की भावना जगाते हैं। हमारे
राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तथा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे मुख्य राष्ट्रीय पर्व है। त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? त्योहार किसी महापुरुष के याद में ऐतिहासिक या पारंपरिक घटनाओं को स्मरण करने, उनमें प्रेरणा लेने, ऋतु परिवर्तन का आनंद लेने या फसल कटाई की खुशी मनाने के लिए मनाए जाते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। 2 नंबर में ही 2 गद्यांश दिया गया है, इसमें दोनों का नीचे दिए गए क्वेश्चन का उत्तर देना है। इसमें पहला जो गद्यांश है वो है, साहित्य पढ़कर मानव समाज अपने चेहरे पर लगे धब्बों का परिष्कार कर सकता है। अपनी दुर्बलता को तो दूर कर ही सकता है, साथ ही साथ उस साहित्य को अपने ही उपयोगी एवं सबल भी बना सकता है। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व कतई नहीं बना रह सकता है। दोनों एक दूसरे के उत्प्रेरक हैं। दोनों को एक दूसरे के दर्पण में देखकर सजना संवरना है, तभी दोनों का अस्तित्व समर्थक रूप से बना रहकर समाज के लिए हितकारी सिद्ध हो सकता है। आधुनिक युग का साहित्य भी वर्तमान समाज की दशा सुधारने में सक्षम है। वर्तमान युग में अधिकांश व्यक्ति विभिन्न प्रकार की कुंठाओं की दीवार में बंदी है। राजनीति का स्वरूप अत्यंत भ्रष्ट हो गया है। जन समाज के असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। समाज में अनैतिकता बढ़ती जा रही है। आधुनिक समाज में इन सभी स्थितियों का वर्णन मिलता है। साहित्य और समाज का अटूट संबंध है। साहित्य का लक्ष्य मानव कल्याण है और मानव समाज की इकाई है। इसका क्वेश्चन दिया गया है, मानव समाज अपने चेहरे पर लगे धब्बों का परिष्कार कैसे कर सकता है? मानव समाज साहित्य पढ़कर अपने चेहरे पर लगे धब्बों, बुराइयों का परिष्कार कर सकता है। साहित्य पढ़ने का क्या लाभ है? साहित्य पढ़ने से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं को दूर कर सकता है और स्वयं को उपयोगी एवं सबल बना सकता है। साहित्य समाज के लिए हितकारी कब और कैसे होगा? जब साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक बनकर एक दूसरे के आदर्शों को अपनाएंगे, तभी साहित्य समाज के लिए हितकारी सिद्ध होगा। आज की राजनीति का स्वरूप कैसा है? आज की राजनीति का स्वरूप अत्यंत भ्रष्ट हो गया है। साहित्य का लक्ष्य क्या है? साहित्य का मुख्य लक्ष्य मानव कल्याण है। अगला गद्यांश है, भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना प्रेम की भाषा नहीं है। यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी अधम उपासना में गिना जाता है। प्रेम कोई पुरस्कार नहीं चाहता। प्रेम सर्वथा प्रेम के लिए ही होता है। भक्त इसलिए प्रेम करता है कि बिना प्रेम किए वह रह ही नहीं सकता। जब तुम किसी मनोहर प्राकृतिक दृश्य को देखकर उस पर मोहित हो जाते हो तो तुम किसी फल की याचना नहीं करते और न वह दृष्टि ही तुमसे कुछ मांगता है। फिर भी यह दृश्य का दर्शन तुम्हारे मन को आनंद से भर देता है। क्वेश्चन है, प्रेम का
क्या उद्देश्य होता है? प्रेम का कोई स्वार्थपूर्ण उद्देश्य या पुरस्कार नहीं होता। प्रेम सर्वथा प्रेम के लिए ही होता है, यह स्वयं में ही पूर्ण है। कैसी उपासना अधम मानी जाती है? मुक्ति या किसी लाभ की इच्छा से भगवान की उपासना करना अधम उपासना मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रेम के स्थान पर याचना होती है। भक्त की क्या व्यवस्था है? भक्त की व्यवस्था यह है कि वह बिना प्रेम किए रह ही नहीं सकता। उसका प्रेम स्वाभाविक और निस्वार्थ होता है। प्राकृतिक दृश्य का आनंद प्राप्त करने में और दृष्टा दोनों की क्या भूमिका होती है? प्राकृतिक दृश्य और दृष्टा के बीच एक मुख्य संबंध होता है। दृश्य कुछ मांगता नहीं और दृष्टा बिना किसी फल की इच्छा के केवल वह सुंदरता को देखकर आनंदित होता है। प्रेम की भाषा क्या होती है? प्रेम की भाषा क्या नहीं है? भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना और किसी वस्तु या फल की याचना करना प्रेम की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। भ्रष्टाचार, व्यायाम के लाभ, समय की महत्ता, महंगाई, दहेज प्रथा। हमने इसमें महंगाई पे एक लिखा है, ठीक है। महंगाई बताते हैं। सबसे पहले भूमिका, महंगाई का स्वरूप। महंगाई आज के समय की एक गंभीर समस्या है। जब वस्तुओं के दाम समान स्तर से बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और आम आदमी की क्रय शक्ति कम होती है तो इसे महंगाई या मुद्रास्फीति कहा जाता है। कारण, इसके मुख्य कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, वस्तुओं की जमाखोरी, उत्पादन में कमी और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदा के कारण भी आपूर्ति बाधित होने से महंगाई बढ़ती है। निवारण, इसे रोकने के लिए सरकार को जमाखोरी पर लगाम लगानी चाहिए, कृषि और उद्योगों के उत्पादन बढ़ाना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। उपसंहार, महंगाई समाज में गरीब वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित करती है। यदि समय रहते इसे नियंत्रित न किया गया तो यह देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। अगला क्वेश्चन है, अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में बड़े भाई को पत्र लिखें अथवा विद्यालय में साइकिल स्टैंड बनवाने हेतु शिक्षा मंत्री को आवेदन पत्र लिखें। चलिए, हमने इसमें दोनों बताया है। अगर आपको इसमें दिखाई ना दे रहा हो तो इसे जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने शहर का नाम और तारीख लिख लेना है। उसके नीचे या इसे इधर साइड में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आगे लिखना है, आदरणीय बड़े भाई साहब, या बड़े भाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, सादर प्रणाम। उसके बाद में एक लाइन छोड़ना है, वहाँ से लिखना है, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि घर पर भी सभी कुशल होंगे। आपका पिछला पत्र मिला जिसमें आपने मेरे भविष्य की योजना के बारे में पूछा था। भाई साहब, मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद अपने जीवन का उद्देश्य एक शिक्षक बनना तय किया। मेरा मानना है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज की बुराइयों को दूर किया जा सकता है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षित
कर उन्हें देश का जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि इसके लिए मुझे कठिन परिश्रम करना होगा और मैं अभी से अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। आशा है कि मेरा यह निर्णय आपको पसंद आएगा। माताजी और पिताजी को मेरा चरण स्पर्श कहिएगा। आपका छोटा भाई, और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। ठीक है, ये सब एक ही पेज में करना है, हमें उस पेज में जगह नहीं था इसलिए उसमें नहीं लिखा हूँ। ठीक है, एक ही पेज में लिखना है, 2 पेज में नहीं लिखना है कहीं भी। चलिए अगला है, विद्यालय में साइकिल स्टैंड बनवाने हेतु शिक्षा मंत्री को आवेदन पत्र। ठीक है, इसको बार बार नहीं लिखना है, इसमें हमने लिख दिया है क्योंकि आपको पहचान में आ जाए। सेवा में, ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, बिहार सरकार, पटना। एक लाइन फिर छोड़ने के बाद यहाँ पे लिखना है विषय, विद्यालय परिसर में साइकिल स्टैंड बनवाने के संबंध में। फिर एक लाइन छोड़ करके यहाँ से महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम लिखना है, का छात्र हूँ। ठीक है, विद्यालय का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखने के बाद में का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय में अधिकांश छात्र दूर दराज के गांवों से साइकिल द्वारा पढ़ने आते हैं। विद्यालय में साइकिल खड़ी करने के लिए कोई निश्चित और सुरक्षित स्थान, इसे स्टैंड भी बोलते हैं, नहीं है। ठीक है, छात्रों को अपनी साइकिल खुले मैदान में धूप और बारिश में छोड़नी पड़ती है, इससे साइकिल खराब हो जाती है। साथ ही स्टैंड न होने के कारण अक्सर साइकिल चोरी होने का डर भी बना रहता है। इससे छात्रों को पढ़ाई के दौरान मानसिक परेशानी भी होती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि छात्रों की इस असुविधा को देखते हुए विद्यालय परिसर में एक पक्के साइकिल स्टैंड के निर्माण हेतु आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें। इसके लिए हम सभी छात्र आपके सदैव आभारी रहेंगे। आपका विश्वासी, अपना नाम और कक्षा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखिए। यहाँ पे 5 बोला गया है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन जिसमें से आपको 5 ही बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने 10 के 10 का आंसर पूरा दे दिया है। ठीक है, आपको यहाँ से 5 ही बनाना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के अनुसार नाखून मनुष्य की उस आदिम पार्श्विक वृत्ति यानी पशुता की प्रतीक है जब वह जंगली था और उसे अपनी रक्षा के लिए नखों की आवश्यकता थी। आज मनुष्य सभ्य हो गया है और वह अपनी सब पुरानी प्रदत्ता को त्यागना चाहता है। मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके भीतर पशुता का कोई भी अंश जीवित रहे। नाखून काटना इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य अब अपनी हिंसक प्रवृत्तियों को छोड़कर मानवता, प्रेम और सहानुभूति के मार्ग पर चलना चाहता है। नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग के लेखक ने इसका उल्लेख किया? नागरी लिपि पाठ के अनुसार दक्षिण भारत की प्राचीन लिपि को नंदी नागरी कहा जाता है। लेखक गुणाकर मूले ने इसका उल्लेख इस प्रसंग में किया है कि दक्षिण भारत में राजाओं जैसे विजयनगर के शासक और राष्ट्रकूट राजा के प्राचीन लेख इसी लिपि में प्राप्त हुए। यह लिपि देवनागरी
से काफ़ी मिलती जुलती है और इसका उपयोग प्राचीन शिलालेखों और दानपत्रों के प्रमुखता से किया गया था। बहादुर रात को कहाँ सोता था? बहादुर कहानी के अनुसार बहादुर रात को लेखक के घर के बाहर बरामदे में सोता था। वह अपनी फटी हुई दरी बिछाकर वहाँ आराम करता था। सोते समय वह अपनी जेब से कुछ चीज़ें जैसे पुराने ताश के गड्डी, पत्थर के कुछ टुकड़े या गोलियां निकालकर अपने हाथ में थोड़ी देर खेलता था और अपनी माँ को याद करते हुए सो जाता था। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? सुमित्रा नंदन पंत जी के कविता भारत माता के अनुसार भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। देश के संसाधनों और व्यवस्था पर भारतीयों का कोई अधिकार नहीं था। यहाँ के लोग गरीबी, लाचारी और अभाव में जी रहे थे। भारत की अपनी संतानें ही यहाँ शोषित और उपेक्षित थी। इसी पराधीनता और विवशता के कारण कवि ने कहा कि भारत माता अपने ही घर में वह प्रवासिनी की तरह रह रही है, जहाँ उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है? स्पष्ट करें। कवि अज्ञे के अनुसार समांतर छायाएं सूर्य के प्रकाश की दिशा के विपरीत पड़ती है। इससे उनकी दिशा निश्चित होती है, लेकिन हिरोशिमा में जब परमाणु बम फटा तो उससे निकलने वाला सूरज किसी एक दिशा से नहीं उगा था, बल्कि वह अचानक नगर के बीचों बीच चौक पर बरसा था। वह प्रकाश इतना भीषण और सर्वव्यापी था कि उसने मनुष्य को तत्काल भाप बनाकर उड़ा दिया और उनकी छायाएं किसी एक दिशा में न पड़कर चारों ओर और दिशाहीन होकर पड़ गई। यह महाविनाश की भयावहता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? कवि वीरेंद्र डंगवाल ने मक्खी के जीवन चक्र का उल्लेख समाज के निरंतरता और संघर्षता को दिखाने के लिए किया है। कवि का आशय यह है कि जहाँ एक ओर साधारण संपन्न लोग अपनी सुख की नींद सोए रहते हैं, वहीं दूसरी ओर मक्खी जैसे साधारण जीव का पूरा जीवन चक्र तेजी से घटित हो जाता है। यह उन गरीब और साधारण लोगों का प्रतीक है जिनका अस्तित्व मिटता रहता है, फिर भी जीवन का क्रम रुकता नहीं है। यह दुनिया की कठोर वास्तविकता और समय की गतिशीलता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, मेटन ने माँ को कैसे आश्वासन दिया? जब माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने गई तो वह बहुत भावुक और चिंतित थी। उनकी ममता को देखते हुए अस्पताल की मेट्रन ने बहुत सहानुभूति के साथ उन्हें आश्वासन दिया। मेट्रन ने कहा कि यहाँ गंगू की देखभाल उसी तरह होगी जैसे एक माँ अपने घर पर करती है। उन्होंने माँ को भरोसा दिलाया कि वह स्वयं मंगू का ध्यान रखेगी और उसे किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होने देगी। अगला क्वेश्चन है, बल्ली अम्मल ने अपनी बेटी के साथ घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? बल्ली अम्मल अपने बेटी पपाती को बड़े अस्पताल में भर्ती कराने
गई थी, लेकिन वहाँ अस्तित्व डॉक्टरों और कर्मचारियों के रूखे व्यवहार तथा लंबी औपचारिकताओं को देखकर वह डर गई थी। उसे अस्पताल का माहौल किसी जेल जैसा लग रहा था। साथ ही उसे अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। उसे लगा कि वह अपनी बेटी को घर ले जाकर ही बेहतर तरीके से संभाल पाएगी। इसी घबराहट और अविश्वास के कारण उसे बिना इलाज कराए घर लौटने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई? मंगम्मा का अपने बेटे बहू से अलग होने का मुख्य कारण अधिकार की लड़ाई और आपसी कलह था। विवाद तब शुरू हुआ जब बहू नजम्बा ने अपने बेटे मंगम्मा के पोते की किसी बात पर पिटाई कर दी। मंगम्मा को यह बुरा लगा और अपने बहू को बुरा भला कह दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। बहू ने अपने स्वतंत्रता और बेटे ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया, जिससे आहत होकर मंगम्मा ने अपना खाना अलग बनाने और परिवार से अलग रहने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के दिल में कैसी आशंकाएं उठती है? ढाते विश्वास कहानी के अनुसार जब लगातार बारिश होने लगती है और दलई बांध के टूटने का खतरा बढ़ जाता है तो लक्ष्मी का दिल अनहोनी की आशंका से भर उठता है। उसे डर लगता है कि यदि बांध टूट गया तो पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। उसे पिछली बार आई भयानक बाढ़ की याद आती है। इसमें सब कुछ नष्ट हो गया था। उसे अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा का चिंता सताती है और वह मन ही मन देवी देवताओं से सुरक्षा की प्रार्थना करने लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किससे संपर्क में आए? नृत्य की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पंडित बिरजू महाराज सबसे पहले दिल्ली स्थित हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्थान से जुड़े। वहां उनकी मुलाकात प्रसिद्ध नृत्यांगना निर्मला जोशी से हुई, जिसके संपर्क में रहकर उन्होंने अपनी कला को निखारने का शुरुआती अवसर प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने अपने बाबूजी और चाचा शंभू महाराज के मार्गदर्शन में कथक की बारीकियों को सीखा। अगला क्वेश्चन है, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इस पाठ के रचनाकार कौन है? इस पद्यांश का भाव अपने शब्दों में व्यक्त करें। पाठ का नाम, यह पद्यांश मेरे बिना तुम प्रभु पाठ से लिया गया है। रचनाकार इसके कवि रेनर मारिया रिल्के है। भावार्थ, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने भक्त और भगवान के बीच के अद्वैत संबंध को बहुत ही मार्मिक ढंग से स्पष्ट किया है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आगे अगर किसी भी चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।